हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग अपना यूपी बोर्ड क्रैश कोर्स सीरीज में हम लोग अभी तक केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या कहते हैं विलयन पढ़ा। विलयन के बाद हम लोगों ने विद्युत रसायन पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले के लेक्चर में सिखाए थे कि किसी भी रिएक्शन के अभिक्रिया दर का समीकरण कैसे लिखते हैं। ठीक है, और कैसे अभिक्रिया दर मतलब अभिक्रिया दर होती क्या है, विकारक के संदर्भ में अभिक्रिया दर कैसे लिखते हैं, उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया दर कैसे लिखते हैं। बहुत बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया था जिससे कि आपको चैप्टर का ओवरव्यू बन जाए। अब जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं इससे रिलेटेड सवाल बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे अभिक्रिया दर का नियम, रेट लॉ पढ़ेंगे कि और उससे रिलेटेड सवाल करेंगे, कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में। हम लोग आज पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि और पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता। इस लेक्चर में हम लोग पूरा करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग अभिक्रिया के वेग नियतांक और उसके वेग नियतांक की मात्रा की बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फिर अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे लेक्चर की तरफ। और हम लोग शुरू करते हैं क्या, शुरू करते हैं भाई, हम लोग शुरू करते हैं अभिक्रिया दर का नियम। अभिक्रिया दर का नियम, रेट लॉ। रेट लॉ पढ़ना है हमें। देखिए, किसी भी अभिक्रिया का जो अभिक्रिया दर का नियम है वो सक्रिय द्रव्यमान के नियम से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है भाई? सक्रिय द्रव्यमान के नियम से। तो सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या कहता है भाई? सक्रिय द्रव्यमान का जो नियम है ये कहता है दो अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अगर एक अणुक अभिक्रिया है, यानी अभिक्रिया में एक अणु भाग ले रहा है, एक अणुक अभिक्रिया अगर है तो एक अणुक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर जो है, अभिक्रिया दर समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के। अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान, यह सक्रिय द्रव्यमान से मतलब है जितना पार्ट अभिक्रिया में भाग ले रहा है, मतलब मेनली बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि वो सांद्रता की बात हो रही है, कंसंट्रेशन। तो जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें A इज इक्वल टू P है, A से क्या बन रहा है? फ्री। तो अभिक्रिया दर, रेट ऑफ रिएक्शन R इज प्रोपोर्शनल टू A का कंसंट्रेशन, A की सांद्रता के समानुपाती। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। ये जो है ये क्या है? ये है अभिक्रिया दर का नियम, सक्रिय द्रव्यमान के नियमानुसार, जो कि इस अभिक्रिया के लिए लागू हो रहा है फॉर दिस एग्जांपल। ठीक, अगर बहु अणुक अभिक्रिया है, बहु अणुक अभिक्रिया, सेकंड केस, तो बहु अणुक अभिक्रिया में क्या होगा? जो अभिक्रिया दर है क्या है भाई? अभिक्रिया दर समानुपात होगा अभिकारकों अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक, मतलब सक्रिय द्रव्यमान मतलब सांद्रता। तो मतलब अभिक्रिया दर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं, ठीक, कोई रिएक्शन है जिसमें A प्लस B जो है वो कन्वर्ट हो रहा है C में। ठीक,
तो इसके लिए अभिक्रिया दर का नियम R क्या हो जाएगा, अभिक्रिया दर R इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया दर R इस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। केमिस्ट्री में सांद्रता को आपको इसको पहले समझाया था, स्क्वायर ब्रैकेट में कर देते हैं। किसी भी चीज को स्क्वायर ब्रैकेट में जब लिखते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, सांद्रता। तो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के, मतलब ए और बी अभिकारक है, तो ए और बी की सांद्रता के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये क्या है भाई, ये बहुअणुक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर का नियम है, रेट लॉ है, जो कि सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार लिखा जा रहा है। मान लीजिए, ठीक है, कि अगर रिएक्शन ऐसी है, मल्टी बहुअणुक अभिक्रिया में 2A इज इक्वल टू P बन रहा है, तो इसके लिए अभिक्रिया दर कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए भाई अभिक्रिया दर जो हम लिखेंगे, अभिक्रिया दर समानुपाती होगा अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल। जब गुणनफल करेंगे तो ये इस बार आएगा। कैसे आया समझिए इसको, यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए कि अगर ए को हम ऐसे लिख दें, 2A को लिख दें A प्लस ए बराबर P, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। अब दो अभिकारक हो गए। अब अभिक्रिया दर R प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। अब B की जगह पे क्या है, A। अब आधार अगर बराबर होते तो घातें जुड़ जाती हैं, इसका पावर 1 इसका पावर 1, R इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा भाई, A के पावर 2 के, बोली हो जाएगा कि नहीं। तो कुल मिला के जो नंबर हो उसको पावर में कर लीजिएगा। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो, R इज प्रोपोर्शनल टू A का पावर 2। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के A का पावर 2। ये क्या है बेटा, ये है बहुअणुक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर के नियम के अनुसार, सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार अभिक्रिया दर का नियम। तो अभिक्रिया दर का नियम क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया दर में, किसी भी अभिक्रिया की जो अभिक्रिया दर है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती या अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगर कोई नंबर है तो आप उस नंबर को उसके में कहाँ कर लीजिएगा, पावर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ध्यान से देखिए, अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू पी बन रहा है तो इसके लिए रेट लॉ आर क्या लिखेंगे बेटा, इसके लिए रेट लॉ आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती, और जो संख्या होगी उसको कहाँ लिख देंगे, पावर में। जैसे मान लीजिए पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं, ये है मान लीजिए ए का पावर ए इज इक्वल टू किसमें बन रहा है, पी में, तो इसके लिए रेट लॉ आर बराबर क्या होगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए। अगर मान लीजिए रिएक्शन ऐसा है ए प्लस बी इज इक्वल टू पी, तब क्या लिखेंगे बेटा, तब लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी। ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुझे लगता है कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, आप लाइव एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, क्या बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और आपसे पूछा जाए दर का नियम, दर का नियम, रेट लॉ लिखिए। तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे भाई, आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। अभिकारक क्या है भाई, SO2 और क्या है O2, दोनों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। लेकिन मैंने कहा अगर कोई नंबर लिखा है तो उसको हम लोग पावर में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, SO2 का पावर 2 और O2 की पावर 1। ये क्या हो गया, R इज इक्वल टू के SO2 का पावर 2 O2। दूसरा रिएक्शन देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मान लीजिए N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, दर का नियम, रेट लॉ क्या होगा, तो क्या लिखेंगे रेट लॉ भाई, बताइए। रेट लॉ क्या हो जाएगा, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2
और H2 की पावर संख्या कितनी है, हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कितनी, 3, H2 का पावर 3 और N2 का पावर 1। ये हो जाएगा क्या इसके लिए, रेट लॉ। ठीक, तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए है NO2 plus O2 is equal to N2O4, 2NO2 plus O2 is equal to 2NO plus O2 is equal to N2O4। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ अगर हमें लिखना हो R, तो R क्या लिखेंगे भाई, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, और कंसंट्रेशन ऑफ NO का पावर कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख सकते हैं आराम से, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के। ठीक है भाई, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं इसके आगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए देखते हैं इसके आगे। अब बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। किसकी बात करते हैं भाई, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और अभिक्रिया की आणविकता। दोनों की बात एक ही साथ कर लेते हैं, अलग अलग बात करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये अंतर लिखने के लिए भी आता है कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि जिसको हम N से लिखते हैं, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। देखिए भाई, देखिए अभिक्रिया दर का जो हम नियम लिखे थे, रेट लॉ, अभिक्रिया दर के नियम में सांद्रताओं की घातों का योग, अभिक्रिया दर के नियम में सांद्रताओं की घातों का योग, वो कहलाता है अभिक्रिया की कूट। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन थी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है A प्लस बी, ए की, लेट अस अज्यूम एग्जांपल ए प्लस बी इज इक्वल टू पी। तो इसके लिए रेट लॉ क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर बी। तो अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर, अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, घातों का योग यानी ए प्लस बी। अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा, अभिकारकों की सांद्रता, अभिक्रिया दर के समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। जबकि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है भाई, अभिक्रिया की आणविकता होती है अभिक्रिया, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिकारक अणुओं की कुल संख्या, टोटल नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और अभिक्रिया की आणविकता मतलब मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी टर्म भी जानते रहना चाहिए। ठीक, क्लियर है। और अभिक्रिया की जो आणविकता है, अभिक्रिया की आणविकता जो है, कभी भी अभिक्रिया की आणविकता शून्य, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकती, भिन्नात्मक नहीं हो सकती। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट बात है ये,
भाई 0 मॉलिक्यूल थोड़ी ना रिएक्ट करेंगे, कम से कम 1 मॉलिक्यूल तो चाहिए ही रिएक्शन के लिए। इसका हमें ध्यान रखना है कि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य, ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। जबकि कोटि जो है, अभिक्रिया की कोटि, ये शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक एवं भिन्नात्मक भी हो सकती, फ्रैक्शनल भी हो सकती है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया की कोटि कभी भी शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकता। यह अभिक्रिया की जो कोटि है यह एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, मतलब यह एक पूर्ण धनात्मक मान, यह एक पूर्ण धनात्मक मान है। ठीक है भाई, मॉलिक्यूल आधा अधूरा रिएक्ट नहीं करता, आधा तिहाई ये सब रिएक्ट नहीं करता। वो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए भले हम 1/2 1/3 ऐसा कुछ लिख लेते हैं, पर वो ऐसा होता नहीं है। मॉलिक्यूल पूरा का पूरा ही रिएक्ट करता है। ठीक है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ऋणात्मक, यानी आणविकता कभी भी ऋणात्मक, शून्य या भिन्नात्मक नहीं हो सकती, लेकिन कोटि हो सकती है। और ये ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभिक्रिया की जो कोटि है यह एक प्रायोगिक मान है, यह एक प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, अभिक्रिया की जो कोटि है क्या होता है, यह एक प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये जो है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में डिफरेंस है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर में आता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, इस पर थोड़ा सा हम आगे और चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए आगे, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि कोई रिएक्शन है ए प्लस बी इज इक्वल टू पी। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू पी है कोई रिएक्शन। ठीक, तो इसके लिए अभिक्रिया दर के नियम, दर का नियम अगर हम लिखें, तो दर का नियम अगर हम अप्लाई करते हैं तो R इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ये लिखा जाएगा भाई, कोई दिक्कत? मुझे लगता है कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा जाएगा। पर आप बताइए कि चूंकि ये क्या है, प्रायोगिक मान है, तो ए बराबर ए प्रायोगिक मान है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो दर का जो नियम है, अब वो जरूरी नहीं है कि जो ए की जो दिख रहा है कि ए की जो दर है वो एक ए की घात के समानुपाती है और बी की पावर बी के समानुपाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ए की घात ए और बी की घात बी पर ही निर्भर करे, ये कम ज्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें अभिक्रिया दर का नियम जो है इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर y। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये कितने से वेरी कर रहा है, दिखने से लग रहा है कि ये ए की पावर ए और बी की पावर बी से वेरी कर रहा है। अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो समझेंगे। तो ए की पावर ए बी की पावर बी से वेरी करे ऐसा जरूरी नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए की पावर x और बी की पावर y। तो अभिक्रिया की कोटि क्या लिखा जाएगा भाई, तो अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा n बराबर x प्लस वाई। और ये प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। और x a बराबर x हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और b बराबर y हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं हमारे पास, रिएक्शंस हमारे पास जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रियाएं दो तरह की होती हैं, प्राथमिक और जटिल। प्राथमिक और जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन या प्राइमरी रिएक्शन। ठीक है, दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। जटिल अभिक्रिया का मतलब ये है वह अभिक्रिया जो बहुपद में हो, एक से अधिक पद में हो, और जटिल अभिक्रिया का मतलब क्या है बेटा? जटिल अभिक्रिया का मतलब है बहुपदीय, और प्राथमिक अभिक्रिया का मतलब है एक पदी, जो सिंगल स्टेप में हो। तो जो एक पदी होती है उसके लिए ए की वैल्यू एक्स के बराबर और बी की वैल्यू वाई के बराबर होती है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है। बहुपदी अभिक्रिया है तो इसमें नहीं होगा। बहुपदी अभिक्रिया है तो ए डज नॉट इक्वल टू एक्स होगा और बी डज नॉट इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, बात समझ आ रही भाई? तो सिंपल रिएक्शन के लिए तो जो अभिक्रिया में दिख रहा होता है घातों की सांद्रताओं की घातों का योग, वही उसका ऑर्डर होता है। ठीक, पर बहुपदी अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता। ठीक, जैसे कार्बनिक रसायन जब पढ़ते हैं तो उसमें विलोपन अभिक्रिया में आता है E1 E2 और E1 CB। तो E1 CB अभिक्रिया जो होती है उसका मॉलिक्यूलरिटी तो 1 होता है बट उसका ऑर्डर 2 होता है। ठीक, तो कहने का मतलब यही है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो एक से ज्यादा पद में होती है। बाकी E1 E2 में अभिक्रिया की जो दर है उसमें क्या कहते हैं, E2 में वो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों बराबर हैं। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी यानी अभिक्रिया की कोट और आणविकता ये बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। तो बहुपदी अभिक्रिया में तो नहीं होगा, लेकिन एक पदी अभिक्रिया में हो जाएगा। तो अभिक्रिया की कोट क्या है? एक प्रायोगिक मान है और एक्सपेरिमेंट से ही निकलता है। ठीक है, अब आते हैं कि इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 2A प्लस 3B, पहले सिंपल सवालों से शुरुआत करते हैं। अभिक्रिया 2A प्लस 3B के लिए दर का नियम है, रेट लॉ है। ठीक, मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया है R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। सेकेंड ऑप्शन है R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ B। तीसरा ऑप्शन है R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2 B का पावर 3। चौथा ऑप्शन है R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर। कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा भाई? तो आपको दिख रहा है कि सर इसमें जो है हमारा ये वाला ऑप्शन सही है कि आर जो है अभिक्रिया दर जो है वो ए की घात 2 और बी की घात 3 से वेरी करेगा। तो ये तो एक सिंपल सा आसान सा सवाल हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया 2A इज इक्वल टू पी में अभिकारक ए की सांद्रता आधी, आधी नहीं दो गुनी कर लेते हैं पहले, सांद्रता ए की सांद्रता दो गुनी करने पर, दो गुनी करने पर अभिक्रिया दर क्या होगी? ठीक है, ये सवाल है। मान लीजिए पहला ऑप्शन है 2 गुना, तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है मान लीजिए 3 गुना, तीसरा ऑप्शन है 4 गुना और चौथा ऑप्शन है समान रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, चलिए
समझ में आ गया भाई? आइए हल करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अभिक्रिया जो है, सोल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। अभिक्रिया 2A इज इक्वल टू P है। इसमें कह रहा है A की सांद्रता 2 गुनी कर देते हैं। तो इसके लिए दर का नियम लिखें, रेट लॉ लिखें, तो R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। ठीक, ये लिखेंगे, कोई दिक्कत? दर का नियम जो नंबर है वो पावर में चला जाएगा। अब शुरू में R1 अगर हम लिखें जब सांद्रता में परिवर्तन नहीं हुआ है, तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, K कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2। कोई दिक्कत नहीं। जब A 2 गुना हो गया तब रेट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं R2 हो जाएगा। R2 बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, K कंसंट्रेशन ऑफ 2A, दोगुना कर दिया 2A का पावर 2। सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म किया भाई, ऑर्डर रेट लॉ तो यही रहेगा, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा भाई, R1 अपॉन R2, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला क्या है, K A का पावर 2 अपॉन K 2A का पावर 2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? K से K कैंसिल हो गया, बताइए, K से K कैंसिल हो गया और A से A कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहाँ बचा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 का पावर 2। यही बचा, कितना हो जाएगा, तो R1 इज इसको हल कर लेंगे, R1 बराबर, तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया R1 अपॉन R2 बराबर 1 अपॉन 4। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब जो R2 है, यहां देखिए क्या निकल के आया है, जो R2 है वो 4R1 के बराबर है। मतलब अभिक्रिया दर कितने गुना हो गई, 4 गुना। ये तो हल करने का तरीका था, बट आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका दर का समीकरण क्या लिखा जाएगा, R इज इक्वल टू K A का पावर 2। तो R इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर है, तो अगर A की सांद्रता 2 गुनी करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितने गुना हो जाएगा, 4। B की सांद्रता अगर A की सांद्रता 3 गुनी करेंगे तो 3 का पावर कितने हो जाएगा, 9 टाइम्स। 4 टाइम्स करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम्स। 4 गुना कर देंगे सांद्रता तो कितने गुना हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16। आधा कर देंगे तो 1/4, भाई आधा करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1/4। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, और भी सवाल पूछे जाते हैं, कहेगा सांद्रता को घटा दिया बढ़ा दिया, आप बताइए अभिक्रिया की कोट क्या होगी। लेकिन इसके लिए तो एक दो सवाल, वो एग्जाम्पल हम आपको और भी इसमें हम बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, अब आते हैं वेग नियतांक, अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, अभिक्रिया का वेग या दर नियतांक एवं उसका मात्रक। ठीक है, इस पर आता है सवाल, देखिए। तो फॉर एग्जांपल हमने रिएक्शन लिया ए प्लस बी बी, क्या लिखा भाई, ए प्लस बी बी इज इक्वल टू पी। इसके लिए दर का नियम क्या लिखा जाएगा भाई, इसके लिए दर का नियम, दर का नियम क्या लिखा जाएगा, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर y, क्योंकि ए और बी तो एक्सपेरिमेंटल है। यहां पर जो R है ये दर है, R क्या चीज है, ये दर है या वेग है। यहां पर जो K है ये दर नियतांक या वेग नियतांक, इसी के बारे में हम लोग
इसी को हम कहते हैं अभिक्रिया दर का वेग नियतांक या दर नियतांक। इसका हमको मात्रक निकालना है, तो k बराबर क्या हो जाएगा बेटा, k बराबर हो जाएगा r अपॉन a की पावर x इंटू b की पावर y। ठीक है, a और b दोनों सांद्रता है और r क्या है, दर। दर कैसे लिखते हैं बेटा, सांद्रता में परिवर्तन। दर मतलब क्या होता है, दर मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, यही तो था भाई। पहला लेक्चर याद करिए। दर का मतलब क्या है, अभिक्रिया दर का मतलब क्या है, सांद्रता सांद्रता में परिवर्तन, यही तो दर है, बटे यहां पर ये दोनों चीजें क्या है, ए और बी सांद्रता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सांद्रता सांद्रता की घात x और सांद्रता की घात y। सांद्रता की घात x और सांद्रता की घात y, दोनों सांद्रता है तो सांद्रताएं आपस में ऐड हो जाएंगी। और सांद्रता में परिवर्तन, तो ये भी सांद्रता है, तो सांद्रता में परिवर्तन हम कैसे लिखते हैं, मोल प्रति लीटर, और ये भी सांद्रता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, सांद्रता की घात x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या हो गया भैया, ये हो गया, ये क्या हो गया, सांद्रता में परिवर्तन, यानी सांद्रता को किससे लिखते हैं बेटा, मोल प्रति लीटर, मेनली ये भी सांद्रता है। ये दोनों सांद्रताएं हैं, सांद्रता को क्या लिखते हैं हम लोग, मोल प्रति लीटर। और यहाँ पे सांद्रता को किससे लिखते हैं बेटा, मोल प्रति लीटर, और दोनों ही सांद्रताएं हैं, और सांद्रताओं की घातों का योग हो जाएगा x प्लस वाई। और सांद्रताओं की घातों का योग क्या कहलाता है बेटा, अभिक्रिया की कोटि। तो ये क्या हो गया हमारा बेटा, मोल प्रति लीटर बटे मोल प्रति लीटर का पावर n, मोल प्रति लीटर प्रति समय, मोल प्रति लीटर की पावर n और इंटू 1/समय कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर और इंटू मोल प्रति लीटर की पावर कितना बेटा, -n और इंटू 1/समय। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर -1, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया मोल बटे लीटर की पावर 1 - n और 1/समय। ये हो जाएगा k बराबर, तो k का मात्रक क्या आया बेटा, k का मात्रक आया मोल प्रति लीटर का पावर 1 - n अपॉन इंटू 1/टाइम। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, अच्छे से इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी रिएक्शन के लिए वेग नियतांक का मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तो k बराबर क्या आया बेटा, k बराबर मात्रक निकालने के लिए हम लोगों ने देखा मोल बटे लीटर की पावर 1 - n इंटू 1/समय। बस इतना याद रखना है आपको। किसी भी अभिक्रिया के लिए आप वेग नियतांक का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक, जैसे शून्य कोट के लिए अगर बात की जाए,
शून्य कोटि का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर n इज इक्वल टू कितना 0। तो क्या आ जाएगा देखिए, वैल्यू रखिए, k बराबर क्या हो जाएगा बेटा, k बराबर मोल बटे लीटर की घात 1 माइनस 0 इंटू 1 बटे समय। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 मतलब 1, तो ये क्या हो गया बेटा मोल, और प्रति लीटर बचेगा तो लीटर की घात, मोल बटे लीटर इंटू 1 बटा समय, यही तो बचा। मतलब ये हो गया मोल और लीटर की घात -1, और समय भी ऊपर चला जाएगा तो समय की घात -1। ठीक, तो अगर समय सेकंड में है तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई, यूनिट हो जाएगी मोल लीटर की पावर -1 और सेकंड -1। मिनट में है तो क्या हो जाएगा मोल लीटर की पावर -1 और मिनट की भी पावर कितना -1। तो ये शून्य कोट अभिक्रिया के लिए के का मात्रक है। अगर n बराबर 1 हो प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए, तब क्या हो जाएगा बेटा, के बराबर मोल बटे लीटर की पावर कितना 1 माइनस n और इंटू 1 बटे समय। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मोल बटे लीटर की घात 1 माइनस 0 इंटू 1 बटा 1 समय, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 0, और किसी भी चीज का घात 0 मतलब उसका वैल्यू कितना 1, तो ये कितना बचा बेटा 1 बटे समय, या हम कह सकते हैं समय इनवर्स। तो अगर सेकंड में है तो क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, मिनट में है तो क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स, मिनट पावर -1, आवर में है आवर का पावर -1। ये क्या हो जाएगा प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक। किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक आपको निकालना हो, किसी भी अभिक्रिया की कोट के लिए 1/2, 3/4, 5/6 कुछ भी, बस ये याद रखिएगा। और किसी भी अभिक्रिया के लिए n का मान रख दीजिए और आपको किसी भी अभिक्रिया के अभिक्रिया कोटि का मात्रक क्या होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया कोटि का मात्रक कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया भाई, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, मोल बटे लीटर की घात 1 माइनस n बटे 1 अपॉन इंटू 1 बटा समय। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? तो यहाँ पर इससे भी एक सवाल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, अच्छे से आता है। जैसे मैं एक आध दो सवाल आपके लिए देख करता हूँ, ठीक है, आपको बताता हूँ, बाकी सवाल आप कीजिएगा, जहाँ कोई कोई समस्या कोई दिक्कत होगी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, जैसे 2019, 2022, 2023, 2020 में पूछा है शून्य कट अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक या स्थिरांक का मात्रक है, तो आपको मालूम है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्या क्या अभिक्रिया A प्लस 2B उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक R बराबर A पर B2, तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, तो यह आणविकता तो यहाँ 3 ही है। ठीक, इस तरह के सवाल देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत आसान पूछे गए हैं और बहुत आसानी से आप सवाल लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, वेग नियतांक का मात्रक सब कुछ आपको मैंने बताया है। ठीक है भाई, देखिए 2017, 18, 24, 20, 25 में दिया है अभिक्रिया की कोट और आणविकता में स्पष्ट अंतर स्पष्ट कीजिए, अभिक्रिया की कोट तथा अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर है उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो बेटा इसके सवाल आप लोग घर पर अच्छे से कर लीजिएगा मेहनत से, और आपको जो भी दिक्कतें, जो भी डाउट परेशानी कोई होगा नहीं, फिर भी आप सवाल करेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा के सारे सवाल हल कर ले जाएंगे बिना किसी समस्या के। ठीक, आप मेहनत से पढ़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और पहुँचाइए। ठीक है, बाकी बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा।
तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, घर पे पढ़िएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आए होंगे उनको सॉल्व करिएगा, सारे सवाल हल हो जाएँगे। फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? इसको प्रभावित करने वाले कारक और फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है? चलिए थैंक यू, सेशंस को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है? थैंक यू।